ओके सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली आज हम सीएस एग्जीक्यूटिव का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं, लेकिन दिस लेक्चर इज रिलेवेंट फॉर सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीए फाइनल स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के सेशन में हम मोस्टली बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्यों है और इससे रिलेटेड मैंडेटरी रेगुलेशंस क्या है, कौन सी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कवर की जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके नाम में है, क्या है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये एक स्टेटमेंट है, किस बात का स्टेटमेंट है? कैश के फ्लो का। कैश तो पानी है, बह जाएगा, फ्लो है ना, नहीं ना। कैश फ्लो मतलब एक तो कैश आ रही है या कैश जा रही है, दो ही बातें हैं ना बिजनेस में। एक तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होगी जो एक्टिविटीज़ करके कैश आएगी बिजनेस में, और दूसरा कैश बाहर जाएगी। कैश आना इसे क्या कहते हैं? कैश इनफ्लो। कैश बिजनेस में आ रही है तो उसे हम कहेंगे कैश इनफ्लो। अच्छा, कैश की बात कर रहे हैं, वो प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ और सिर्फ कैश से मतलब है। कैश आ रही है, क्यों आ रही है, क्या आ रही है, वो सब बाद में देखेंगे। बस कैश आ रही है तो कैश इनफ्लो, कैश जा रही है तो कैश आउटफ्लो। ठीक है, और एक स्टेटमेंट बना लेंगे, जो भी कैश आ रही है उसे लिख लेंगे, जो भी कैश जा रही है उसे लिख लेंगे। इसी स्टेटमेंट को हम कहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, इतना इजी है क्या? हाँ, इतना ही इजी है, बस धीरे धीरे थोड़ी सी टेक्निकलिटी आएंगी कि कैश कौन से सोर्स से आ रही है, कैश कौन से सोर्स के लिए जा रही है, ये हम देखेंगे। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, अब ज़रा ये बताना सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड वैंडर्ड है क्या, कि कोई रूल्स रेगुलेशंस वगैरह है क्या? यस सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कौन बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, ये सारी बातें कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सर इतना ही नहीं, जब आपने हमको इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट सेकेंड टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट, तब आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में कहा था बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने सर कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बोला था, है ना? तो इसका मतलब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 128 129, आपको जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। तो सर क्या सभी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है? सभी छोटी बड़ी 1%, 2%, सभी छोटी कंपनी को भी बनाना है सर? नहीं। क्या कहता है कंपनीज एक्ट? सभी कंपनी को बनाना है एक्सेप्ट 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड द डोरमेंट कंपनी। ठीक है, 1% कंपनी को नहीं बनाना है, स्मॉल कंपनीज को नहीं बनाना है, और डोरमेंट कंपनीज को भी नहीं बनाना है। ठीक है, और एज फार एज नॉन कंपनीज की अगर बात करें, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, इसमें क्या है? AS3 इज नॉट मैंडेटरी फॉर एंटिटीज फॉलोइंग इन लेवल 2 एंड लेवल 3। तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है, बस याद रखो लेवल 2 और लेवल 3 के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब लेवल 1 की जो भी एंटिटी होगी उसके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हो CS, तो आपको तो कंपनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज मैंडेटरी फॉर स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो आप क्या लिखोगे? पब्लिक कंपनी, है ना? ऑड मैन आउट जैसा हो गया ये। ठीक है, तो किसको अप्लीकेबल नहीं है? बोलो जोर से, रिपीट करो। स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और 1% कंपनी। ओके, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब क्या होता है? तो सर कैश का तो पूरी दुनिया में एक ही मतलब है, छन छन रोकड़ा लक्ष्मी। ठीक है, कैश मतलब कैश, कैश में सिक्कों की आवाज आती है ना, सिक्के होते हैं ना, छन 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 होते हैं ना, तो कैश, कैश मतलब
कैश इन हैंड, कैश मतलब कैश इन हैंड एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट। कैश मतलब जो कैश हमारे पास है एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट समझता है, बैंक में पैसा है और जब चाहे तब हमको मिल जाएगा, है ना, जब चाहे तब मिल जाए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर कैश इक्विवेलेंट। माय डियर फ्रेंड्स, कैश इक्विवेलेंट से जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है ना, हमने डे 1 को ही देख ली थी, डे 1 को ही देखी थी। अगर किसी की ने देखी नहीं है तो मुझे आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करो, मैं आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का वीडियो शेयर कर दूंगा। छोटा सा वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अकाउंट्स के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं। तो कैश का मतलब समझा हमने, कैश क्या असेट्स है लायबिलिटी है, असेट है ना, ओके। सेकेंड थिंग इज कैश इक्विवेलेंट, ये भी हमने देखा था करंट असेट्स की डेफिनेशन में। कैश इक्विवेलेंट क्या था बोलो, कैश हाँ कैश इक्विवेलेंट बोलो, कोई बोलो। अच्छा सर, कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है जो इजीली कन्वर्ट हो जाती है सर कैश में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, हाईली लिक्विड होती है और विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो इसका कोई एग्जांपल है, उदाहरण है आपके पास? शेयर्स। सर हमारे डीमैट में शेयर रखे हुए हैं, हमको जब भी कैश की ज़रूरत है हम उसे सेल करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल, है ना, कमर्शियल पेपर्स भी देखा था ना अपन ने, शॉर्ट टर्म में 90 to 180 डेज में विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, है ना, ये भी देखा था। अब सर आप बात करो कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश और कैश इक्विवेलेंट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज ज़रा कैश फ्लो की बात करो। तो कैश का फ्लो मतलब वही जो शुरुआत में कहा कि बिजनेस में एक तो कैश आएगी या कैश जाएगी। कैश आ रही है तो कैश इनफ्लो, कैश जा रही है तो कैश आउटफ्लो, ठीक है। अब कैश फ्लो में ध्यान देना, कैश आ रही है तो कैश इनफ्लो, कैश जा रही है तो कैश आउटफ्लो। अब इसको क्या कहेंगे, इसको भी कैश फ्लो कहेंगे क्या? जैसे कि हमारे पास कैश है और कैश को हमने कमर्शियल पेपर में कन्वर्ट किया, मतलब कैश को हमने कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया, तो इसको कैश फ्लो नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे फिर ये अपन ने क्या लिया था, ट्रेजरी बिल से अपन ने कैश, ट्रेजरी बिल बेच के कैश रियलाइज कर ली, तो इसको कैश फ्लो नहीं कहेंगे। मतलब जैसे कि कैश है, कैश को अपन ने डिमांड डिपॉजिट में कैश को अपन ने बैंक में जमा किया, तो ये कैश फ्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट सब एक ही है। ये क्या होगा कि हमारे पास सरप्लस कैश है वो हम बैंक में जमा कर रहे हैं। तो सर ये तो हुआ कैश मैनेजमेंट का पार्ट, जो कि आपने फिनेंशियल मैनेजमेंट में कल बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, है ना। कैश को आप बैंक में जमा कर रहे थे, ये तो कैश मैनेजमेंट का पार्ट हुआ ना आपके, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। आई रिपीट, ये बात ध्यान में हो गई। कैश को बैंक में जमा किया या बैंक से कैश निकाला या कैश इक्विवेलेंट में डालो, कैश इक्विवेलेंट से कैश किया, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर सोर्सेज ऑफ कैश। कैश कहाँ से मिल सकती है? तो बेसिकली कैश के दो सोर्सेज हैं, है ना, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की दो ही सोर्सेज है। मोटिवेशन का भी क्या, एक तो इनर मोटिवेशन आएगा, खुद को लगेगा यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत सर के ऊपर चलेगा, सुबह उठे तो घर वाले गाली देते हैं, बाहर निकले तो घर गली का कुत्ता भौंकता है, दोस्त को फ़ोन लगाओ दोस्त फ़ोन नहीं उठाता, मैडम को मैसेज करो मैडम का रिप्लाई नहीं आता हफ्ते भर तक, तो क्या अब इज्जत ही नहीं है, अब तो अपने को CS पास करना ही है, अपने को तो पढ़ाई करना ही है ना। तो ये इनर मोटिवेशन आया। दूसरा मोटिवेशन क्या आएगा, यार माफिया पढ़ रहे हैं, माफिया जैसा बच्चा पढ़ रहा है, मैं तो CS बन के रहूँगा, वो कॉम्पिटिशन है, अपने को पढ़ना ही है ना। तो सोर्सेज ऑफ कैश क्या, एक है इंटरनल सोर्स, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑफ सेल ऑन फिक्स असेट्स, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स। एक्सटर्नल सोर्स में है ये सारी चीज़ें जो हम अभी डिटेल में देखने जा रहे हैं। यहाँ तक का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुआ है कैसे, यस और नो, क्विकली से यस और नो, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं सर इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स में पहला दे रखा है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, क्या बात कर रहे हैं सर, क्या पिए थे रात में? डिप्रिसिएशन से कैश कहाँ मिलती है सर?
डेप्रिसिएशन से कैश मिलते रहती क्या? डेप्रिसिएशन तो सर खर्चा है, खर्चे में तो कैश जाती है। आप कैश आने की बात कर रहे हो, सोर्सेज ऑफ कैश। हाँ अच्छा सर, बात कुछ ऐसी है कि डेप्रिसिएशन भले ही खर्चा है, खर्चा हम बुक का करते प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन डेप्रिसिएशन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, जब डेप्रिसिएशन का खर्चा बुक करते हैं, कैश बाहर नहीं जाती है। कैश बाहर नहीं जाती है, पैसा घर में ही रह रहा है, कैश सेव हो रही है। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। कैश बाहर नहीं गई, मतलब ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, ये भी एक सोर्स ऑफ कैश है। सोर्स ऑफ इनकम नहीं बोलूँगा, ये भी एक सोर्स ऑफ कैश है। आ रहा के कार्तिक भाई ध्यान में, है ना? डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में हम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कैश बाहर जा रही है क्या? नहीं, बाहर नहीं जा रही है। इसका मतलब जब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तब तक हमारी कैश बढ़ेगी। आई रिपीट, जब जब हम डेप्रिसिएशन का खर्चा बुक करेंगे तब तक हमारी कैश हमारे पास रिटेन रहेगी। तो डेप्रिसिएशन को हमने एक सोर्स ऑफ कैश बोला है, वो भी इंटरनल सोर्स ऑफ कैश। अच्छा सर, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना रहे हैं, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या है? अच्छा ओके सर, बात कुछ ऐसी है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हो ना, जनाब, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है मर्केंटाइल बेसिस पे, है ना, अक्रूवल बेसिस पे। उसमें कैश से कुछ लेना देना नहीं। सेल्स किया, पैसा आया नहीं आया, उससे कुछ लेना देना नहीं। सेल्स किया, क्रेडिट करो, परचेस किया, डेबिट करो, पेमेंट किया, नहीं किया, उससे कुछ लेना देना नहीं। वो अक्रूवल बेसिस पे हमें बताता है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा होता है? नाम ही है कैश, तो कैश बेसिस पे बनता है, कैश के ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आया उसमें नॉन कैश एक्सपेंस भी डेबिट है ना? अब इसका ये मतलब नहीं कि कैश गई है, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस का कैश के बैलेंस से कुछ संबंध नहीं है। आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहीं कैश का बैलेंस आता है क्या? नहीं आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कैश के बैलेंस से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो पहला सोर्स देखा हमने डेप्रिसिएशन। सेकंड है अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। सर ये तो वही बात है, डेप्रिसिएशन टेंजिबल असेट्स पे है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल असेट्स पे आप लगाते हो, जैसे कि गुड विल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इनको क्या करते हैं? डेप्रिशिएट करते हैं क्या? नहीं, लेकिन इनकी वैल्यू कम तो होती है ना, तो फिर क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स है, तो फिर इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे भी वी विल ट्रीट एज द सोर्स ऑफ कैश। इसे भी we will consider as the source of cash. Loss on sale of fixed assets. It does not result in an outflow of cash, therefore should be added back to profits. देखो, depreciation, amortization, loss of sale, creation of reserve, ये सारी चीज़ें क्या है? अपना है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसमें है जो भी प्रॉफिट वाली चीज़ है, जो भी इनकम वाली चीज़ें हम ये क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जो भी खर्चे वाली चीज़ें है सर हम वो डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब बात किए थे सर आपने पहले डेप्रिसिएशन की, बाद में अमोर्टाइजेशन की, अब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो फिक्स्ड असेट है अपने बुक में 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख का। इसको सर आपने बेचा कितने में? 80,000 में। तो लॉस हो गया सर आपको कितना? 20,000 का। इसकी जर्नल एंट्री आपने पास की, 80,000 में बेचा तो 80,000 का कैश आया अपने पास, आया कि नहीं आया? आया। तो अपन क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 80,000। क्या गया? फिक्स असेट टू फिक्स्ड असेट, कितना? 1 लाख। एंट्री टैली हो रही है क्या? नहीं। तो फिर क्या आएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कितना? 20,000। तो ये जो लॉस है ना सर, ये कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा ये।
है ना। ये जो अमाउंट है 20,000 का, इसको क्या करेंगे अपन, इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस में, अरे इसको प्रॉफिट एंड लॉस में अपन डेबिट करेंगे, है ना। ये जो फिगर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट आएगा, है ना। तो सर ये अपन ने खर्चा बता दिया, अब इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट आया, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्रॉफिट आया है ना, ये प्रॉफिट कब आया, जब हमने इसमें से 20,000 का खर्चा बुक किया या लॉस बुक किया, है ना। जो हमारा प्रॉफिट आने वाला है वो प्रॉफिट कब आने वाला है, जब हमने उसमें 20,000 का खर्चा बुक किया या 20,000 का लॉस बुक किया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो बुक किया या अमोर्टाइजेशन था वो बुक किया। तो प्रॉफिट का जो फिगर आया वो लॉस या एक्सपेंस को बुक करने के बाद आया, लेकिन ये एक्चुअल में बाहर गया है क्या लॉस, नाही ना, पेमेंट किया आहे की आपने। मैथिली मला हे सांगा, आपण 1,00,000ची असेट 80,000 मध्ये विकली, तर हे जे 20,000चा लॉस झालेला आहे हे आपण आपल्या खिशातून दिलं आहे का कोणाला, नाही ना, आपल्या खिशातून नाही दिलं आहे ना, लेकिन हे आपण प्रॉफिट अँड लॉसला डेबिट केलेलं आहे, तर खरोखर कॅश आउटफ्लो झालेला आहे का, नाही। ये तो हमने सिर्फ एंट्री की है सर लॉस की, ये तो सर हमने सिर्फ एंट्री की है डिप्रिसिएशन की, ये तो हमने सिर्फ एंट्री की है अमोर्टाइजेशन की, कैश का आउटफ्लो नहीं है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, कैश आ रही है, तो इसे वी विल ट्रीट एज सोर्सेज ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ कैश। पढ़ रही है बात, ओके। Gain from sale of fixed assets. Since sale of fixed asset is taken as a separate source of cash, it should be deducted from the net profits. Creation of reserves. Okay. Fourth point is gain from sale of fixed asset. तो इसे आप कट कर देना है, क्योंकि गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट से हमारा इनकम नहीं होता, हमारा मतलब कैश इनकम नहीं है यहाँ पे अभी। और यहाँ ऊपर के टेबल में देखो ये 4 ही बातें दे रखी है, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4 बातें हमें समझनी है। फिफ्थ वन इज क्रिएशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, तो इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर चार्जिंग ट्रांसफर्स टू रिजर्व, सच ट्रांसफर शुड बी एडेड बैक टू प्रॉफिट। इसका मतलब सर हम क्या करते हैं, ईयर एंड में कुछ रिजर्व्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने को 10,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो अगर देखो, अगर अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके रिजर्व्स बनाया है, आई रिपीट, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 का बैलेंस डेबिट करके जनरल रिजर्व्स में डाला है, तो वो भी हम क्या कहेंगे, कैश इनफ्लो, क्योंकि वो तो पैसा घर में ही रह रहा है ना, प्रॉफिट कम हो रहा है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, क्या नाम से कि हम जनरल रिजर्व में डाल रहे हैं, तो प्रॉफिट का बैलेंस कम हुआ, लेकिन कैश कम हुई क्या, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कम हुआ, लेकिन कैश तो अभी भी उतनी की उतनी है, तो फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड कर देंगे, इसी का मतलब कैश बढ़ रही है, मतलब कैश इनफ्लो, ठीक है। सो दिस वर 4 sources of cash which would be classified as internal sources, ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स सर जो बाहर का सोर्स है, एक्सटर्नल, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, हम सर नए शेयर्स इशू करेंगे, इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो क्या होगा, कैश आएगी, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ कैश है, इजंट इट, यस। नेक्स्ट है रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक से लोन लिया, एनबीएफसी से लोन लिया, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, दोस्त से लोन लिया, डिबेंचर्स इशू किए, बॉन्ड्स इशू किए, कमर्शियल पेपर्स इशू किए, है ना। तो किसी भी प्रकार का लोन या फिनेंशियल हेल्प अपन ने ली है, तो वो क्या है सर, सोर्स ऑफ, हाँ सोर्स ऑफ कैश, पैसा आ रहा है। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन डिफर्ड पेमेंट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन डिफर्ड पेमेंट ये भी सर सोर्स ऑफ कैश है? कैसे सर, आज आप कल ज़रूर पार्टी करके आए सर रात में, ऐसे कैसे बोल रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी खरीदा मतलब पैसे जा रहे हैं ना, मैं पलक, अपन कुछ खरीदते हैं, आपको अगर मोबाइल खरीदना है तो पैसे तो बाहर जाएंगे,
और रौनक सर बोल रहे हैं कि पैसे अंदर आ रहे हैं, कैश इनफ्लो है, कैसे 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 ऐसे कैसे ईएमआई पे ले रहे हैं सर। देखो सर, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे डिफर्ड पेमेंट की। डिफर्ड पेमेंट की बात जब हो रही है तो सर हम उधारी पे ले रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं। और दूसरे ही पॉइंट में आपने बोला जब जब हम लोन लेंगे, जब जब हम क्रेडिट लेंगे, उसी का मतलब है कि कैश इनफ्लो हो रहा है। तो यकीन नहीं आता तो ज़रा देख लो, आपको लेना था एप्पल का वन प्लस एप्पल का कोई आईफोन लेना था, 1,13,000 है क्या? अच्छा, आईफोन 13 भी आ गया क्या? आईफोन 13 कितने का आता हो? 1 लाख का था क्या? 1 लाख का, ठीक है। अपने को लेना है आईफोन 13। अपन दुकान में गए, भैया जी आईफोन देना, तो उसने दिखाया आईफोन 1 लाख का। अपन बोले भैया जी हमारे पास तो 10,000 है, तो वो बोलेगा रियलमी लेके जाओ। हम बोले रुको भैया, हम अभी अभी CME की क्लास करके आए हैं, 10,000 आप रख लो, बचे हुए 90,000 बजाज फाइनेंस या बचे हुए 90,000 किस्तों में दूंगा मैं, हौले हौले हौले, है ना, हम फंडिंग फाइनेंस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने शॉपकीपर से मोबाइल लिया, शॉपकीपर ने अपने को मोबाइल दिया कितने का? 1 लाख का। हमने उसको कितना दिया? 10,000, है ना। हमने इसको कितना दिया? हमने उसको दिया 10,000। ऐसा कैसे हो जाएगा? उसने 1 लाख की चीज़ दी, हमने 10,000 दिया, और हमने बचा हुआ 90,000 का क्या लिया? EMI करा लिया। कितने? 9 महीनों का, मतलब अगले 9 महीने तक 10,000 देंगे। तो आपको क्या लगता है वो दुकान वाला पागल है क्या? 1 लाख की चीज़ 10,000 में दे दिया, बचे हुए 90,000 की 9 महीने की उधारी, और वो तो आपको पहचानता भी नहीं। उसके दुकान में अपने जैसे रोज के 200 कस्टमर जाते होंगे, ऐसे हर एक को उधारी कैसे बांट रहा है वो? बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करवाए ना अपन ने, तो क्या हुआ, बजाज फाइनेंस ने बचे हुए 90,000 उसको दिया। क्या हुआ? बजाज फाइनेंस ने बचे हुए 90,000 उसको दिया। तो इन शॉर्ट उसका क्या हुआ? 1 लाख का माल गया, 10,000 प्लस 90,000, 1 लाख घर में आया। ठीक है, इसका चैप्टर क्लोज, इसका चैप्टर क्लोज, ठीक है। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर हम डिटेल में देखें ये सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये ट्रांजैक्शन सर कुछ इस तरह हुआ कि हम दुकान में गए, हमने 1 लाख रुपए का मोबाइल लेना था, तो हमने 10,000 हमारे पास से दिए, 10,000 हमारे पास से दिए, 90,000 बजाज ने हमें दिया, और वो 90,000 हमने इसे दिए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ऐसा ही ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। बजाज ने 90,000 हमको ही दिए, हमने उसको दिए है, तो ऐसा करने की जगह बजाज ने डायरेक्टली उसको दिया। मतलब क्या हुआ, हमने लोन लिया, लोन लिया मतलब कैश आ रही है, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही, कैश की बात हो रही है सर, कैश आ रही है ना। तो अगर हम कोई प्लांट एंड मशीनरी मतलब असेट डिफर्ड पेमेंट पे लेते हैं तो वो भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैश कहलाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, बैंक से हम कैश लोन लेते ODCC, तो ये भी क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देखो आप एक बात ध्यान ले लो, मैं प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रहा, हाँ इनकम एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों की परिभाषा जानता हूँ, है ना, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। सेल ऑफ फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट, जब असेट बेचेंगे तो भी कैश आएगी, है ना। तो ये थे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैश। यहाँ तक कोई डाउट, डिफिकल्टी, दिक्कत, मशक्कत नहीं? ओके चलो नेक्स्ट। यहाँ तक तो हमने जो पढ़ा वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी है थोड़ा सा टेक्निकल इन द सेंस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की परिभाषा स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ, ओ माय गॉड, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जो कैश आ रही है या जो कैश जा रही है उसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो ध्यान में रखो भैया बात कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में दो बातें होंगी, एक तो कैश आएगी और कैश जाएगी। लेकिन हमने कोई एक्टिविटी करी तभी कैश आएगी, या कोई एक्टिविटी करी तभी कैश जाएगी, है ना। कोई एक्टिविटी करेंगे तो ही कैश आएगी और कोई एक्टिविटी करेंगे तो ही कैश जाएगी। तो ये एक्टिविटीज़ को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड वन इज फिनेंशियल एक्टिविटी, फिनांसिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, एक तो ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब हम कुछ डे टू डे एक्टिविटीज करेंगे, उसकी वजह से कैश आ रही है जा रही है। दूसरा, हमने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी वजह से कैश आएगी जाएगी। या तीसरा, हमने फिनांस लिया है या फिनांस दिया है, उस वजह से कोई कैश आएगी या जाएगी, तो उसको हम कहेंगे फिनांसिंग एक्टिविटी। रफली क्लियर हो रहा है क्या, रफली समझ रहा है क्या? 3 एक्टिविटीज़, इसके अलावा कोई चौथी एक्टिविटी हो सकती है। आप 2 मिनट आंखें बंद करो और सोचो, बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन बताओ, ये 3 एक्टिविटीज़ के बाहर नहीं है। सोचो, कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो, मेरे को बोलो ना, रैंडमली कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो। परचेज का आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा। बैंक से लोन लिया, फिनांसिंग में आ गया। लोन पे इंटरेस्ट दिया, फिनांसिंग में आ गया। प्लॉट खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट में आ गया, है ना। तो ये 3 के अंदर ही पूरी एक्टिविटीज कवर हो जाएगी अपनी। अब सबसे पहले देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम पैसा कमाते हैं, जो हमारा ऑपरेशन है, जो हमारा बिजनेस है। जैसे कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बाय सेल, जो भी हमारी एक्टिविटी है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे जो कैश आ रही है जा रही है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग नहीं है और जो फिनांसिंग नहीं है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग नहीं है, फिनांसिंग नहीं है, वो कहाँ आ जाएंगी? ऑपरेटिंग में आ जाएंगी। सर इसका कोई उदाहरण? अब हमारा दुकान, हमारा बिजनेस क्या है? हम मोबाइल खरीदते बेचते हैं, हम मोबाइल खरीदते बेचते हैं। तो मोबाइल खरीदना बेचना क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग हो जाएंगे, है ना। एक दिन अभी दिवाली है, तो दिवाली में हमने रद्दी बेची। रद्दी बेचने का मतलब जो जमा हो गई थी, न्यूज़पेपर आते थे, तो रद्दी बेचने का अपना बिजनेस है क्या? नहीं। तो ये ऑपरेटिंग है क्या? नहीं। रद्दी बेचा तो ये ऑपरेटिंग है क्या? नहीं। ठीक है, प्राइमा फेसी नहीं। फिर चलो सर ऑपरेटिंग नहीं है तो फिर इन्वेस्टिंग होगी। रद्दी बेच के कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम हो रहा है क्या? नहीं, ये इन्वेस्टिंग भी नहीं है। फिनांसिंग है क्या सर? कुछ लोन आ रहा है जा रहा है? नहीं। तो सर ये इन्वेस्टिंग भी नहीं है, फिनांसिंग भी नहीं है। अगर ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग भी नहीं है, फिनांसिंग भी नहीं है, उसको ऑपरेटिंग में डाल दो। ठीक है, तो ये है वो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा? एक तो ऐसी एक्टिविटी जिससे रेवेन्यू अपना प्रोड्यूस होता है, और ऐसी एक्टिविटी जो दूसरा कहीं बैठ नहीं रही है, उसको हम ऑपरेटिंग में बैठा देंगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके, इसमें क्या आएगा? बिजनेस का जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस है, वो उसके बिजनेस का जो अपना ऑपरेशन है, उससे कैश आती भी है, कैश जाती भी है ना। कैश आती भी है, कैश जाती भी है। ओके, हम गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं तो कैश आएगी। गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश जाएगी। सर्विसेज ले रहे हैं तो कैश जाएंगी। एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो कैश जाएगी, है ना। रेंट पे कर रहे हैं तो कैश जाएगी। लाइट बिल पे कर रहे हैं तो कैश जाएगी। इसकी एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं? देखो, एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या दे रखा है? कैश रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज। कैश रिसिट्स फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, अदर रेवेन्यूज़। मतलब हमको कोई रॉयल्टी मिल रही है या गला फाड़ फाड़ के बच्चों को पढ़ाने की फ़ीस मिल रही है, तो ये क्या है? कैश रिसिट है ना, मेरी कैश इनफ्लो है ना। और किसी को सप्लायर को गुड्स दिया, सप्लायर को गुड्स का पेमेंट किया या सर्विसेज ली, या एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हैं अपन, इंश्योरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, बाद में इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या इनकम टैक्स आ रहा है, रिफंड आ रहा है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई कैश के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें आएंगे सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। यहाँ तक कोई डाउट, डिफिकल्टी है? क्लियर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सभी को मस्त समझ में आ रहा है कि एवरेज समझ में आ रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? आ रहा ना समझ में? ओके, नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये का है बबुआ? क्या है ये? क्या हो सकता है ये? क्या है?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमने सर पढ़ा ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मतलब सर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? एक तो लॉन्ग टर्म असेट्स में करेंगे या प्रोडक्टिव असेट्स में करेंगे। तो सर अगर वी आर परचेसिंग फिक्स्ड असेट्स या वी आर परचेसिंग प्रोडक्टिव असेट्स या वी आर इन्वेस्टिंग इन सम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आए 3 साल के 5 साल के लॉकिंग वाले, तो उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हमने 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, बेचने के लिए खरीदा ना? नहीं, उसको तो हम सब 10 साल यूज़ करेंगे, उससे प्रोडक्शन करेंगे, है ना? तो ये हमारी एक तरह की इन्वेस्टमेंट हुई ना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई ना। तो अगर हम प्लांट खरीद रहे हैं तो उसकी वजह से जो कैश आउटफ्लो हो रहा है उसे हम कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आई बात समझ में? प्रोडक्टिव असेट्स अगर हम खरीद रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब मेरे पास, अब ज़रा ये बताओ अपने दिमाग का यूज़ करके, मगज का यूज़ करके, कि अब जैसे कल हमने देखा था कि हमारे पास 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े, तो कैश है तो कैश में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ना। तो इसको अपन ने क्या किया था, भी अपने को 1 महीने बाद 20,000 का काम है, अभी 20,000 आइडल पड़े, तो अपन ने 1 महीने के लिए एफडी कर दी थी या कहीं डाल दिया था। कैसी जगह डाला था? लैंड खरीदी थी क्या? नहीं, लिक्विड एसेट में डाला था। तो मतलब सर हमने कैश को कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया था, वो तो इन्वेस्टमेंट ही थी ना एक तरह की। तो उसको क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लूँ क्या? कैश को कैश इक्विवेलेंट किया तो उसको इन्वेस्टमेंट में लूँ क्या? नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना। लेकिन ओके रौनक सर क्या बात कर रहे हो? आपने सुबह सुबह कहा था कैश को कैश इक्विवेलेंट में किया या कैश इक्विवेलेंट को कैश में किया, तो उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, आप बाद में भूल जाओगे, इसलिए थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लो। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है? कैश पेमेंट्स टू अक्वायर फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, अब ज़रा ये बताना, कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स्ड असेट। देखो फिक्स्ड असेट में क्या आ जाता है? अब फिक्स्ड असेट, ये बिल्डिंग अपना जो क्लास है कितना है, 4,000 स्क्वायर फीट का ये जो क्लास है अपना, ये अपन ने बनाया है, तो ये भी तो फिक्स्ड असेट ही है ना। इसमें भी जो खर्चा कर रहे हैं वो भी क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारा है अपन ने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में उसको अपन कैपिटलाइज करते, तो वो भी क्या आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। बाद में फिक्स्ड असेट को बेचा तो भी पैसा आएगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शेयर्स खरीदे, वारंट्स खरीदे, डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। शेयर बेचे तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लोन्स एडवांसेस लिया या दिया थर्ड पार्टी से, कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी, इसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला है। अपन ने किसी को लोन दिया, किसी को अपन ने फॉर द शॉर्ट टाइम लोन दिया, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, बाद में ये रिपे हुआ तो वो भी इसमें ही आएगा। बाद में वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? ठीक है यहाँ तक? ओके, नाउ द लास्ट वन, कैश फ्लोज फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्या है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके वजह से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है। एनी एक्टिविटी ड्यू टू विच अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आता है? इक्विटी, मतलब ओनर्स का जो फंड्स है वो, प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटी प्लस डेट्स, डेट्स मतलब अपनी बोरोइंग्स, है ना। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से सर कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स में कुछ भी चेंज आता है तो उसे हम कहेंगे फिनेंसिंग एक्टिविटी। इसका उदाहरण क्या है सर? हमने शेयर इशू किया, डिबेंचर इशूज किया, लोन नोट्स, बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ली। ठीक है, ये जो लोन लिया था उसको रीपे किया, है ना, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया,
या डिविडेंड पे किया, ये सभी चीज़ का आएंगी फिनांसिंग। सर क्या बोल रहे हो, डिविडेंड 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 डिविडेंड? हाँ डिविडेंड भी। डिविडेंड क्यों पे किया? क्योंकि सर हमने इक्विटी शेयर इशू किए थे। इक्विटी शेयर क्या था? फिनांसिंग एक्टिविटी थी। फिनांसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एंसिलरी एक्टिविटी है वो भी तो फिनांसिंग होगी ना, है ना। डिबेंचर होल्डर्स को अपन ने इंटरेस्ट दिया तो वो क्या होगा? वो भी फिनांसिंग में जाएगा, है ना। ठीक है, सो दिस वॉज फिनांसिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इतना सा ब्लॉक भी पढ़ लिया तो आपकी डेफिनेशंस कवर हो जाती है। और देखो आपको पढ़ना क्या है, ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग नहीं पढ़ते हुए आपने डायरेक्टली ये भी पढ़ लिया, ये जो इतना बॉक्स है ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया तो भी चलेगा। और एग्जाम्पल्स यहाँ से देखते चले जाना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स ये देखते चले जाना है। ओके, तो एक बार गो थ्रू कर। ओके, तो हमने देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फिनांसिंग एक्टिविटीज़। अब सर कोई बिल्डर है तो बिल्डर तो लैंड खरीदेगा ही, बिल्डिंग खरीदेगा ही, है ना, फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करता ही रहेगा। तो क्या उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करेंगे क्या? तो माफिया उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमारे लिए फिक्स्ड, हमारे लिए इन्वेस्टिंग होगी, लेकिन उसके लिए तो वही ऑपरेशंस है ना। अब जैसे कि बैंक ने लोन दिया, बैंक ने इंटरेस्ट वसूल किया, या बैंक में किसी ने एफडी जमा की तो उसको इंटरेस्ट दिया, तो ये तो फिनांसिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ना बेसिकली। लेकिन सर बैंक का तो बिजनेस ही वो है ना, लोन लेना लोन देना, तो उसके लिए तो वो ऑपरेशन की एक्टिविटी होगी। तो इन केस ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन केस ऑफ बैंक्स एंड बीएफसी, लोन देना लेना ये सारी चीज़ें क्या आएगी? ऑपरेटिंग में आएगी, है ना। तो ये वाला प्रिंसिपल ध्यान रखना है। अभी हुआ क्या क्लियर? ठीक है, अब सारी मोह माया छोड़ के, जिसे भी याद कर रहे हो उसे बुला के 10-15 मिनट यहाँ पे आ जाओ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। स्पेशल ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, टेक्निकल चीज़ है थोड़ी। स्पेशल ट्रांजेक्शन, अब जैसे कि फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। फॉरेन करेंसी कैश फ्लो मतलब क्या है कि सर हमने हमारा प्रोडक्ट बाहर सेल किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, हमने किसी को बाहर एक्सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल हमने $1000 का प्रोडक्ट, $1,00,000 का प्रोडक्ट बाहर कहाँ सेल किया? यूएस में सेल किया, ठीक है। तो अपने को उससे $1,00,000 लेने सामने वाली पार्टी से, है ना। तो अपने, तो ये तो कैश इनफ्लो हुआ, है ना। तो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये डॉलर में नहीं बताना है, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये रुपीज़ में बताना है। कैसे बताना है? ये रुपीज़ में बताना है। अब डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कैसे करना है? डॉलर हटाओ, रुपीज़ लगाओ, कन्वर्जन रेट। तो सर डेली के कन्वर्जन रेट आते हैं, $1 इक्वल्स टू रुपीज़, क्या चल रहा है अभी? 77, $1 इक्वल टू 77 रुपीज़, है ना। तो आपको ये जो फॉरेन करेंसी का आपका जो भी है, लोन है या डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, जो भी है, फॉरेन करेंसी के जो ट्रांजेक्शन्स है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सर कौन सा रेट लेंगे? एक्सचेंज रेट तो रोज चेंज होते हैं ना, तो कौन से दिन का रेट लेंगे अपन? जिस दिन क्या होगा? जिस दिन माल बेचा उस दिन का, जिस दिन पैसे आ रहे हैं उस दिन के। तो जिस दिन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस दिन का हम रेट लेके, उस दिन का एक्सचेंज रेट लेके हम उसको डॉलर को रुपीज़ में या यूरोस को रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके ओके। अब सर ज़रा एक बात और देखो कि 1 अप्रैल को क्या हुआ, हमें $1,00,000 मिलने वाले थे। कितने? 1,00,000, ये कितने हो गया? $1 करोड़ मिलने वाले थे। ज़्यादा हो गया क्या? 1,00,000 ले लो फिर, चलो $1,00,000 मिलने वाले थे, ठीक है। हमको 1 अप्रैल को $1,00,000 मिलने वाले थे। तो 31 मार्च को हमने क्या रेट से निकाला था? 77 के रेट से किया था। तो इसका मतलब अपने को 77 लाख रुपीज़ मिलने वाले थे, ठीक है। लेकिन
अब समझो अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन बना रहे हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। अब 30 अप्रैल को क्या हुआ, 30 अप्रैल तक ये हमको पैसा मिला नहीं है, 30 अप्रैल तक ये पैसा मिला नहीं है, तो मतलब 30 अप्रैल को भी पिक्चर वही रहेंगी कि $1 लाख अपने कुछ मिलने वाले हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 30 अप्रैल को जो फॉरेन करेंसी का रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो 77 से बढ़ के 79 हो गया। मतलब $1 में $2 ज़्यादा मिलेंगे। तो अपने को कितने डॉलर लेना है, $1 लाख लेना है इंटू 79, तो ये हो गया 79 लाख। तो 1 अप्रैल को अपने को कितने मिलने वाले थे, 77 लाख। अब 30 अप्रैल तक वो मिले नहीं है क्योंकि 2 महीने की उधारी थी, तो 30 अप्रैल को कितने मिलने वाले, 79 लाख। तो बैठे बैठे फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हुआ तो अपने को 2 लाख का फायदा हुआ। ये होता है क्या, ऐसा होता है कि रियल लाइफ में? क्यों नहीं होता भाई? 100% होता, 100% होता है। अपन ने सेल किया, अपन बोलेंगे एग्जाम्पल लो, अपन कोई प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं, यूएस वाला व्यक्ति आता है अपने को बोलता है भैया ये प्लांट एंड मशीनरी कितने की, अपन बोलेंगे 80 लाख की, 80 लाख रुपए होगी। तो बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रुपीज़, अपने को रुपीज़ की भाषा नहीं समझती, डॉलर के टर्म्स में कोटेशन दो। क्या बोलेंगे, और डॉलर के टर्म्स में कोटेशन दो। तो अपन ने बोला $1 लाख, ठीक है, अपन ने क्या बोला, $1 लाख। तो इसका मतलब अपन उसको मशीन देंगे, वो $1 लाख देगा। अब वो $1 लाख को रुपीज़ में कन्वर्ट करने का झमेला अपना है ना। अब जिस दिन अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, $1 लाख थे 77 लाख रुपए का, 77 रुपये, $1 था 77 का। अपन ने बोला अपनी मशीन है 77 लाख की, तो अपन $1 लाख कोट कर दिया। अब क्या हुआ, जब सेटलमेंट होने वाला था, सेटलमेंट वाले दिन तो रेट चेंज होगा ना, 77 का 79 हो गया, तो उसने तो अपने को $1 लाख दिए, जब अपन ने कन्वर्ट किया तो वो 79 हो गई। तो बैठे बैठे 2 लाख का मुनाफा हुआ, है ना। कितनी अच्छी बात है, मजे की बात है। बैठे बैठे 5 लाख का नुकसान भी हो जाता। 77 का रेट हो गया 72, फिर क्या हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, है ना। तो अगर ऐसा फॉरेन करेंसी रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, इसमें कैश जा रही है क्या, अपनी कैश आ रही है क्या बैठे बैठे? नहीं, एज ऑन डेट जिस दिन अपन बना रहे नहीं, तो उसका एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अपन नहीं करेंगे एडजस्टमेंट, क्वेश्चन में अगर आया तो हम उसकी एडजस्टमेंट देख लेंगे क्या है, ओके। तो रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन करेंसी कैश फ्लो यहाँ दिया है, ये बॉक्स को इम्पोर्टेंट मार्क कर देना है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देना है, इसी में से सवाल आएंगे मुझे, ओके। तो स्पेशल ट्रांजैक्शन में 2 देखा अपन ने, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो और सिर्फ फॉरेन करेंसी कैश फ्लो देखा अपन ने। ये बॉक्स हाईलाइट कर लेना है, ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें पूरा क्रक्स दिया है। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स इन अ फॉरेन करेंसी, ठीक है, टू बी रिकॉर्डेड इन द रिपोर्टिंग करेंसी। अपनी रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी है, रुपीज़। अपनी हाँ क्या है, INR, अच्छा। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेल्ड इन अ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, टू बी रिपोर्टेड एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ द रिकन्सिलिएशन, ठीक है। अब ये जो चेंजेस हो रहा है ना, 77 का 79 हो रहा है ना, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा, लेकिन कहाँ, इन्वेस्टिंग में, ऑपरेशनिंग में, फिनेंसिंग में, तीनों में नहीं, नीचे या ऊपर, या तीनों में बीच में कहीं एज एन एडजस्टमेंट बताएंगे अपन, इसको एज एन एडजस्टमेंट बताएंगे। सेकेंड चीज देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स सच एज बैड डेट्स रिकवर्ड, claims from insurance companies, winning of lawsuits or lottery are disclosed separately as arising from operating, investing or financing activities as the case may be in the cash flow statement. Extraordinary items मतलब extraordinary जो business में ordinarily नहीं होता है, जैसे कि बैड डेट होगी, बैड डेट तो सर होती रहती है, बैड डेट तो होती रहती है, लेकिन बैड डेट रिकवर्ड, एक व्यक्ति है जिसने 2 साल से पैसा नहीं दिया, आज उसका हृदय परिवर्तन हुआ और आज उसने पेमेंट कर दिया, बैड डेट रिकवर्ड, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गया।
हमारे फैक्ट्री में आग लग गई और इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, ये तो हर साल होते रहता है ना, नहीं कभी कभार होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये, है ना। जैसे और कोई हमारा लॉ सूट चल रहा था, कोई केस चल रहा था, हम जीत गए, पैसा मिल गया, ये तो हर साल होते रहते थे, नहीं कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से अगर कोई कैश फ्लो हो रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो, तो उसे हम अकॉर्डिंगली, वो इन्वेस्टिंग होगा तो इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग होगा तो ऑपरेटिंग में, फिनेंसिंग होगा तो फिनेंसिंग में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये वही बात है जो वेदांश ने पूछा था, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है। जैसे कि हम किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो इसको जैसे कि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिनेंसिंग में चल जाएगा। लेकिन अगर वो फिनेंशियल एंटरप्राइजेज है तो उसके लिए कहाँ जाएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फिनेंशियल एंटरप्राइज मतलब बैंक वगैरह है तो उनके लिए कहाँ चल जाएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। और अदर्स के लिए कहाँ चल जाएगा, वो जिसमें बैठता है उसमें, जैसे कि फिनेंसिंग में बैठ रहा है तो फिनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में बैठ रहा है तो इन्वेस्टिंग में, ठीक है। और डिविडेंड अगर अपन दे रहे हैं तो फिनेंसिंग में जाएगा, है ना। ये तो हमने देखा था, फिनेंसिंग की डेफिनेशन में देख ली थी अपन ने ये, ठीक है। अब नॉन फिनेंशियल एंटरप्राइज, इंटरेस्ट पेड फिनेंसिंग में चला जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। देखो ध्यान लो, नॉन फिनेंशियल एंटरप्राइज मतलब साधारण यूनिट, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी दुकान, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी व्यक्ति, उसको उसने इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट क्यों दिया, किसी को इंटरेस्ट क्यों दिया, क्योंकि लोन लिया। लोन लिया मतलब फाइनेंस लिया, मतलब फिनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इंटरेस्ट दिया मतलब फिनेंसिंग एक्टिविटी। अब इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट क्यों मिला, आपने किसी को लोन दिया, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी ना। तो अगर इंटरेस्ट मिला तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड दिया, कोई कंपनी ने डिविडेंड दिया, क्यों डिविडेंड दिया, क्योंकि शेयर इशू किया था, शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल क्या है, फिनेंसिंग, तो फिनेंसिंग से रिलेटेड व्यक्ति को डिविडेंड दिया, तो ये क्या हो गया, फिनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड मिला, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था दूसरे कंपनी के शेयर्स में, इसलिए डिविडेंड मिला, तो वो कहाँ हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। नेक्स्ट है फिनेंशियल एंटरप्राइज, उसने इंटरेस्ट पे किया तो वो तो क्या, उसका बिजनेस ही है ऑपरेटिंग। उसको इंटरेस्ट मिला तो उसका बिजनेस ही है ऑपरेटिंग। उसने डिविडेंड दिया, क्यों डिविडेंड दिया, क्योंकि उसके भी शेयर होल्डर्स है, तो वो हो गया फिनेंसिंग। डिविडेंड मिला तो उसने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, डिविडेंड मिला तो क्या होता है कि ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स वगैरह होती है, ये इनमें अपन 6% 7% से एफडी करते हैं, तो ये लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में। तो ये उनका डे टू डे ऑपरेशन है, रेगुलर बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो, एसबीआई लाइफ में पैसा, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो, तो ये सब क्या करते हैं, वो पैसा किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये उनका ऑपरेशन ही है, उनका बिजनेस ही है, तो वहाँ से उनको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो हो जाएगा सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट है सर टैक्सेस ऑन इनकम, रीड करो एक बार, ओके। नेक्स्ट वन इज टैक्सेस ऑन इनकम। हम इनकम कमाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, तो ध्यान रखना है कि हम टैक्स दे रहे हैं तो उसको सीधा 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 ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रीट कर लेते हैं। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम उसको सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रीट करेंगे अनटिल एंड अनलेस ऐसा कोई क्लियर एविडेंट है कि ये फिनेंसिंग है या ये इन्वेस्टिंग है। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो फिनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है और उस ट्रांजैक्शन की वजह से अपन टैक्स दे रहे हैं तो फिर उसको फिनेंसिंग में डालेंगे, तो फिर उसको इन्वेस्टिंग में डालेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली कॉमन पार्लेंस में अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स जो आउटफ्लो हो रहा है या टैक्स का जो इनफ्लो हो रहा है, रिफंड आ रहा है, तो वो हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्विजिशन एंड डिस्पोजल्स ऑफ सब्सिडरीज एंड अदर बिजनेस यूनिट। देखो हम सब्सिडरी खरीद रहे हैं, सब्सिडरी में पैसा लगा रहे हैं या सब्सिडरी बेच रहे हैं,
ठीक उसी तरह बिजनेस यूनिट खरीद रहे हैं या बिजनेस यूनिट बेच रहे हैं, सब्सिडरी बिजनेस यूनिट इंड एस की परिभाषा में बिजनेस यूनिट बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बिजनेस यूनिट ऐसा कोई वर्ड नहीं है, IFRS इंड एस में बिजनेस यूनिट का कंसेप्ट आया। तो हम बिजनेस यूनिट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या सब्सिडरी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, उसके शेयर्स या डिस्पोज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या कहेंगे, इन्वेस्टिंग। तो आपको सिर्फ क्या 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 हाईलाइट करना है, पॉइंट नंबर ई और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बाकी कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। नॉन कैश ट्रांजेक्शन है सर, तो कैश फ्लो में तो आने का सवाल ही नहीं है, सिंपल है ना। कैश फ्लो में ही हम क्या ले रहे थे सर, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स ले रहे थे। नॉन कैश फ्लो ट्रांजेक्शन है तो उसका तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने का कोई सवाल ही नहीं है, और ये तो इट इज़ कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ही ये था ना सर कि हम कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो वो कहीं पे भी नहीं रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। और उसके ये 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। The acquisition of assets by assuming directly related liability, मतलब फॉर एग्जाम्पल अपना है फर्नीचर का काम, ठीक है, और एक है रामलाल ने चालू किया मोबाइल शॉप ही, रामलाल मोबाइल शॉप ही, ठीक है। तो उसके लिए उसको चाहिए था फर्नीचर, वो अपने पास आया, अपने पास से 1 लाख का फर्नीचर लेके गया। जैसे कि जेठालाल की दुकान का भी कंस्ट्रक्शन चालू है ना अभी, देखते क्या, हाँ पहले का है क्या वो, मैं अभी देख रहा हूँ उसको ताज़ा समझ के, जुना है क्या वो, अच्छा कब, मैं तो कल ही देखा हुआ एपिसोड। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हुआ क्या, जेठालाल ने फर्नीचर वाले से 1 लाख का फर्नीचर लिया, लेकिन पैसा ही नहीं दिया। तो फर्नीचर वाला जो है उसके बुक्स में क्या दिख रहा है कि हमको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा लेना है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा लेना है। एक मिनट, ओके। तो क्या हुआ, जेठालाल ने फर्नीचर लिया 1 लाख का, लेकिन पेमेंट नहीं किया। क्या किया, पेमेंट नहीं किया। तो ये फर्नीचर वाले ने क्या किया, आके बबीता जी का 1+ ले लिया 1 लाख का। तो उसने 1+ का मोबाइल ले लिया। तो ये क्या हो गया, जेठालाल को तो लाइबिलिटी थी ना 1 लाख रुपए देने की, उसके बदले में वो दे दिया, तो ये सेट ऑफ हो गया। ये एक तरह का नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया ना, कैश आई क्या नहीं, फर्नीचर के बदले मोबाइल मिल गया, है ना। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। तो ये कहीं रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं होगा, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है। इसके आगे का अगर आपको लेक्चर चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एनी टाइम। सो हियर आई एम योर फ्रेंड CA रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।